अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बेटे चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे अपने 9th क्लास का, उसके नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेटे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोरोजन। और कोरोजन से रिलेटेड ही एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये भी आज से कोई 2 साल पहले वाला जो हमारा एनुअल एग्जाम था उसमें बोर्ड में आ चुका है। कोरोजन का लफ्ज़ यकीनन आपने सुना होगा, पहले रस्टिंग का लफ्ज़ भी सुना होगा। कोई मेटल है वो शुरू में जब हम लाते हैं बनाते हैं कोई भी चीज़, बहुत बड़ी शाइननेस होती है उसकी, बड़ा अलग किस्म की उसकी शार्पनेस दिखाई दे रही होती है हमें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टॉलिश करना शुरू कर देती है, डल होना शुरू हो जाती है, उसकी शाइननेस खो जाती है। तो फिर हम कहते हैं जी ये कोरोजन हो गई है, या अगर आयरन हो तो हम कहते हैं जी रस्टिंग हो गई है। तो हम देखते हैं बेटे कि ये किस तरह से होता है ये फिनोमेना, इसके पीछे क्या रिएक्शंस होते हैं कि ये काम जो है वो हमें देखने को मिलता है कि मेटल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्यों होता है ऐसे? तो स्टूडेंट्स कोरोजन की अगर हम बात करें, कोरोजन इज अ स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल है, रुकना नहीं, मेटल का आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होते जाना, क्या जी कोरोजन। साथ ही बेटे इसने जो बता दिया, मैं यहाँ दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाय इट्स सराउंडिंग मीडियम, यानी कि यहाँ बेटे उसने जो बता दिया साथ ही कि रोल किस चीज़ का है। A man is known by the company he keeps। ठीक है, एक इंसान की जैसी सोबत होगी ना वो वैसा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ बैठता होगा तो अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ बैठता होगा तो बुरा होगा, चोरों के साथ बैठता होगा तो चोर है, डाकू के साथ बैठता है तो डाकू है, और परहेजगार मुत्तकी लोगों के साथ बैठता है तो परहेजगार है, मुत्तकी। यानी कि उसके सराउंडिंग मीडियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, सोसाइटी का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसे ही बेटे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो मेटल जो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, वो ख़राब हो रही है, तो उसमें भी बेटे किस चीज़ का रोल है? सराउंडिंग मीडियम का ही रोल। इसके सराउंडिंग मीडियम की अगर हम बात करें बेटे, तो सराउंडिंग मीडियम में जो मेन चीज़ आती है दैट इज मॉइस्ट एयर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं एयर में ऑक्सीजन होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इसके डिस्ट्रॉय होने का सबब बनती है। और मॉइस्ट अगर हम जानते हैं बेटे तो आपको पता है मॉइस्ट का लफ्ज़ हम मॉइस्चर के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज वाटर वेपर्स। यानी कि यहाँ से हमने स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखी कि मेटल को सराउंडिंग ऑक्सीजन जो कि एयर में होती है और मॉइस्चर जो कि हवा में मौजूद होता है, उनका कॉम्बिनेशन जब हो के इस पर अटैक होता है तो मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान बेटे होता है, याद रखिएगा हमेशा स्टूडेंट्स कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन हम पहले से जानते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, इसमें रिडक्शन भी हो, दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे होंगे, और जो मेटल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलोड होती जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एग्जांपल के तौर पर, एंड दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स ये बड़े ध्यान से ये बात सुन लीजिएगा, जब भी कभी आपके सामने लफ्ज़ इस्तेमाल हो रस्टिंग, तो रस्टिंग इज कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। बेटा हमेशा याद रखिएगा रस्टिंग का लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ आयरन की कोरोजन के लिए यूज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि कोरोजन ऑफ आयरन, बाकी किसी भी मेटल के लिए बेटे हम रस्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हर एक मेटल के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कोरोजन। जैसे अगर मैं कहूँगा जी कि एल्युमिनियम ख़राब हो गई तो मैं कहूँगा जी कि एल्युमिनियम की कोरोजन हो गई, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि मैग्नीशियम ख़राब हो गई, जो मैं कहूँगा जी कि मैग्नीशियम की जो है वो कोरोजन हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँगा आयरन की बात करें होगी, फिर मैं कहूँगा बेटे जी आयरन की रस्टिंग हो गई। तो आयरन की रस्टिंग, रस्टिंग का लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ बेटे इस्तेमाल होगा आयरन के लिए। रस्ट असल में है क्या? ये केमिकली अगर हम इसको देखें बेटे तो ये एक सॉल्ट कैसे होता है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे हम जाके देखेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने बात कर ली कि कोरोजन ऑफ आयरन को हम नाम दिया करते हैं रस्टिंग।
बेटे देखते हैं व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, कि क्यों होती है आयरन की रस्ट या कोरोई। मेनली हम इसको रस्टिंग का नाम। बेटे जो मेन हमें चीज़ दिखाई देती है वो असल में सरफेस पे अगर किसी भी वजह से स्टूडेंट्स डेंट्स पड़ जाए, आयरन के सरफेस पे डेंट्स पड़ जाए या स्टेन्स, तो वहाँ से बेसिकली काम होना शुरू होता है, वहाँ से काम खराब होना शुरू होता है, वहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत होती है। बेटे क्या होता है कि जहाँ बेटा जी डेंट्स या स्टेन्स पड़ते हैं तो फिर वही रीजन, वही इलाका जो है बेटे उस आयरन का बिहेव करता है एज एनोडिक रीजन। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं एनोड का लफ्ज़ यूज हुआ है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटे पिछले लेक्चर में कि एनोड है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ ये हुआ बेटे कि इस पॉइंट से इस आयरन की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। कैसे होगा आइए देखते हैं। अब होगा क्या बेटे कि जो आयरन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा +2 में, और इसने क्या किया, दो एटम्स की बात की हमने, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज कर दिए। अब चूंकि बेटे यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो ये क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन। लेट्स सपोज बेटे कि ये कोई आयरन की सरफेस थी, यहाँ कोई डेंट पड़ा हुआ था बेटे, तो यहाँ से ये काम शुरू हो और ये रीजन बिहेव करेगा एज एनोडिक रीजन। और यहाँ क्या होगा, अभी जो हमने बात की ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो वो फ्री होंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव करते रहेंगे और तब तक बेटे मूव करते रहेंगे जब तक कि ये कहाँ पहुँच जाए, किसी एक्सेस ऑक्सीजन वाली जगह, यानी कि जब जाके इनका एक्सेस ऑक्सीजन वाली जगह के साथ वास्ता पड़ा तो वो जो रीजन होगा बेटे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा बेटे, वो रीजन बिहेव करेगा एज कैथोडिक रीजन। मैं फिर स्टूडेंट्स रिवाइज कर देता हूँ कि जिस जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा दैट रीजन विल बिहेव एज अ कैथोडिक रीजन, और वहाँ रिएक्शन होगा रिडक्शन। कैसे देखिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऑक्सीजन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन आयंस, और इस दौरान क्या बनेगा जी H2O। तो यहाँ बेटे अगर आप देखें रिडक्शन हो गई तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो। स्टूडेंट्स प्लीज गौर कीजिएगा, यहाँ आपके लिए एक नई बात है कि जो हाइड्रोजन आयंस है, असल में बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो रेन वाटर होता है, नॉर्मल जो रेन वाटर होता है बेटे वो वीकली एसिड होता है। तो बेटे असल में ये जो वीकली एसिड बिहेवियर है, एसिड का कैरेक्टर होता है बेटे को H+ डोनेट किया करता है किसी रिएक्शन के लिए। तो बेटे यहाँ पे एसिड जो CO2 है ना एटमॉस्फेयर में, या बाज़ दफ़ा सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, बाज़ दफ़ा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक बिहेवियर कर देते हैं वाटर को, तो वो फैसिलिटेट करता है रस्टिंग। इसका मतलब यह बेटे कि अगर हम अपने इस मेटल को, कोई भी मेटल हो, आयरन की बात हो रही है यहाँ तो आयरन की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर बारिश से बचा कर रखेंगे ना फिर इसका मतलब यह है कि रस्टिंग बहुत कम होगी। जैसे शायद आपने नोट किया बेटे, गाड़ी है, बाइक है, जिन दिनों में बारिश हो रही थी ना बरसात के मौसम में, तो बहुत जल्दी रस्टिंग हमें बार बार दिखाई दे रही थी। इस वजह से कुछ लोग अक्सर फिर गाड़ियों के ऊपर मोबाइल लगवाते हैं, कोई और आयल लगवाते हैं, तो ये इसको फैसिलिटेट कर रही है। समझ बेटे यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटे, सिर्फ रिएक्शन को फैसिलिटेट करना है। वो कुछ देर के लिए तो रिएक्शन में हिस्सा लेगा लेकिन बाद में एज इट इज वापस चला जाएगा। ऑक्सीडेशन होगी बेटे, रिडक्शन हो गई, तो ओवरऑल अगर हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन को लिखना चाहें बेटे, तो हम ओवरऑल इस रिडॉक्स रिएक्शन को यूँ लिख सकते हैं कि आयरन था, ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन आयंस एयर से इंटरेक्ट किए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए ये, और वो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा कुछ मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे कंप्लीट, और यहाँ बेटा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ बन जाएगा बेटा CH2। तो स्टूडेंट्स गौर करें, जैसे कि मैंने शुरू में ये बात की थी, अब जरा गौर कीजिएगा प्लीज। अब बेटे मेटल है
हम आयरन की बात कर रहे हैं, मेटल। तो बेटे मेटल के साथ इन चीज़ों का डायरेक्ट जोड़ना, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन और वाटर जब डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे बेटे, तब होगी रस्टिंग, तब होगी कोरोजन, वरना नहीं। बेटे अगर आप गौर करें तो इस सारे प्रोसेस में अभी तक कहीं भी आयरन के साथ डायरेक्ट ना तो ऑक्सीजन आकर जुड़ा है ना ही वाटर। इसका मतलब ये है बेटे कि रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होने तक भी अभी जो आयरन है ये आयंस की फॉर्म में फ्री पड़ा हुआ है, इसका रिएक्शन किसी दूसरी चीज के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी तक भी रेस्टिंग नहीं, यानी कि स्टिल अगर हम इसको किसी तरह ऑक्सीजन से बचा लें, वाटर से बचा लें, तो भी हम इसको कोराइन से रोक सकते हैं या रेस्टिंग से रोक सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिएक्शन बेटे आपकी बुक में अब क्या है, जैसे बेटे ये जो इसको मौका मिलेगा बेटे ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करने का और साथ वाटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा बेटे, तब हम कहेंगे कि क्या हो गई है, अब रस्टिंग हो गई। तो Fe2O3 डॉट NH2O और साथ वो 4 हाइड्रोजन आयंस बेटे जो यहाँ यूज हुए थे एज अ कैटलिस्ट, वो दोबारा हमने वापस कर दिया। और इस प्रोसेस के दौरान मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ समझाने के लिए। बट यहाँ मैंने लिखा NH2। अब ये जो बेटे सारा कुछ है ना, ये रस्ट है। अब ये रस्ट का फार्मूला है, अगर आपसे रस्ट का फार्मूला पूछ जाए तो ये Fe2O3 डॉट NH2। बेटे जो मैंने NH लिखा है ना, रस्ट दो तरह का होता है, या तो बेटे इसमें रस्ट में यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या 3 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसलिए हमने ओवरऑल बात की, हमें नहीं पता होगा कि 2 ने हिस्सा लिया या 3, इसलिए हमने n लिख दिया, लेकिन ये श्योर है बेटे या 2 होंगे या 3। इसके लिए बेटे मैंने यहाँ लिख दिया कि n वाटर मॉलिक्यूल्स ने तो यहाँ हिस्सा लेना है, लेकिन बेटे यहाँ 4 हाइड्रोजन आयंस भी तो हमने वापस करने हैं ना, और 4 हाइड्रोजन आयंस कितने वाटर से बनेंगे बेटे, 2 मॉलिक्यूल से, इसलिए फिर हमने साथ यहाँ लिख दिया n+2। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि n वाटर मॉलिक्यूल्स तो इस प्रोसेस में हिस्सा ले जाएंगे, रस्टिंग के प्रोसेस में यूज होंगे, जबकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बेटे वो इसको बनाने के लिए यूज होंगे, क्योंकि ये भी तो हमने वापस भेजना है। अब इस तरह बेटे अगर आप गौर करें, n मैं आप अलग लिख देता हूँ, NH2O रस्टिंग के लिए यूज होगा बेटे, और साथ हमने अलग से लिखे 2H2O। अब 2H2O में से बेटे 4 हाइड्रोजन यहाँ चलेंगे, बाकी बचे 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। अब ओवरऑल बेटे अगर आप देखो यहाँ है 3 ऑक्सीजन, 2 इस तरफ से आ गए और यहाँ से एक लिखने के हमने इसको कर दिया हाफ। ये मॉलिक्यूल है ना O2, हमने इसको हाफ किया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बेटे यहाँ से आया, 2 यहाँ से आए, इस तरह से ये हमारा बन गया रस्ट। अब अगर आप गौर करो बेटे तो यहाँ पे आयरन के साथ बेटे ऑक्सीजन और वाटर डायरेक्ट इंटरेक्ट हो चुके हैं, तो दैट इज रस्टिंग। साथ ही बेटे अगले पेज पे 129 पे ऊपर लिखा है डज एल्यूमिनियम रस्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटे। तो एल्यूमिनियम रस्ट नहीं करेगा, एल्यूमिनियम की कोरोजन होगी, एल्यूमिनियम क्रूड होगा, ठीक है, वो आपने उसको पढ़ लेना है। साथ ही बेटे प्रिवेंशन, हमने ऊपर शुरू में ही बात की थी कि हम इसकी कुछ प्रिवेंशन की भी बात करेंगे बेटे। तो आपके बुक में मेनली 4 मेथड्स की बात की बेटे, रिमूवल ऑफ स्टेन्स। अगर बेटे हम इन स्टेन्स या डेंट्स वगैरह को रिमूव ही कर दें तो नतीजा क्या निकलेगा, ये होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन यहाँ से शुरू नहीं होगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली रिडक्शन नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, आयंस नहीं बनेंगे, तो रस्टिंग होगी नहीं। दूसरा मेथड है बेटे, अगर हम इसकी बात करें पेंट्स और ग्रीस। आपने देखा होगा अक्सर ये जो कोई भी मेटल होते हैं ना, मोस्टली उस पर पेंट वगैरह किए जाते हैं बेटे। तो पेंट्स जब करेंगे ना, अब ये लेट्स सपोज के हमारे पास मेटल है, अब इस मेटल के ऊपर बेटे हमने क्या कर दिया पेंट। अब ये मेटल डायरेक्टली एक्सपोज नहीं रहेगी, ना तो डायरेक्ट एयर आके इंटरेक्ट कर सकेगी इस मेटल के साथ, ना ही वाटर, तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, रस्टिंग नहीं होगी। तीसरा प्रोसेस बेटे जो यूज किया जा सकता है दैट इज अलॉइंग। अलॉय एक टर्म है बेटे जो यूज होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल विद मेटल। एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जब मिक्स कर देंगे उसे अलॉय करते हैं। तो बेटे ऐसे मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके साथ अगर हम ऐसी मेटल्स को मिक्स कर दें जो कम रिएक्टिव हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो रस्टिंग कम हो जाएगी, कोरोजन कम हो जाएगी। और आखिरी मेथड बेटे जो यहाँ आपकी बुक में दैट इज मेटालिक कोटिंग। आपने सुना होगा ये ज्वेलरी वगैरह जो होती है
सिल्वर की ज्वेलरी होती है, ऊपर गोल्ड का उन्होंने पानी फिरवा दिया होता है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो हम कहते हैं। अब इसी लिहाज से बेटे ये भी असल में ना मेटालिक कोटिंग होती है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को ही कोट कर दो। अब ये मेटल बेटे ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें डर है कि इसकी कोरोजन होगी। ये मेटल है कम रिएक्टिव, हम इसके ऊपर ला के लेयर लगा दी। अभी जो कम रिएक्टिव मेटल है ये एक्सपोज है, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल थी वो तो अब छुप गई। अब नतीजा क्या निकलेगा कि कम रिएक्टिव मेटल जो है वो तो कम रिएक्ट करेगी। इस तरह से हम कोरोजन या रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेटालिक कोटिंग से रिलेटेड ALP का एक क्वेश्चन आपकी बुक का सिलेबस का जरूर हिस्सा है। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा, दुआ में याद रखिएगा बेटे। कोई बात ना समझ आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।